इस कार्टून में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता महज संयोग है। यह सामग्री सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए उपयुक्त है और परिवार के साथ देखी जा सकती है। संवेदनशील व्यक्तियों के लिए दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। नहीं माँ, मैंने आपको कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। आप क्यों मुझे बार बार लड़कों की फोटो दिखाती हो? बेटी, अब मेरी उम्र हो रही है, जब मर्जी तबीयत खराब हो जाती है। मेरी तो तबीयत का कोई भरोसा भी नहीं है, कब मुझे क्या हो जाए क्या पता। मेरे जीते जी तू शादी करके अपने ससुराल चली जा, बस एक यही ख्वाहिश है मेरी। ये सुनते ही आनंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद ऐसी बात दोबारा अपनी जुबान पर कभी मत लेकर आना। मैं नहीं चाहती कि आप फिर से ऐसा कभी कुछ कहो। तो फिर अपनी इस माँ की बात मान ले और शादी के लिए हाँ कर दे। जैसा आपको ठीक लगे माँ, आप वैसा कीजिए। मुझे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है अब। आनंदी ऐसा कहकर अपनी माँ को शादी के लिए हाँ कर देती है। सावित्री बहुत खुश होती है और अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। ऐसे ही कई दिनों के बाद काफी लड़के रिजेक्ट करके उसे एक लड़का समझ आता है। वो उस लड़के और उसकी माँ को अपने घर पर बात करने के लिए बुलाती है। देखिए, मैंने बहुत प्यार प्रेम से अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे, उसे किसी भी चीज की तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे बहन, परेशान क्यों होती हो? जैसे मेरी बड़ी बहू है वैसे ही मेरे लिए मेरे छोटे की बहू होगी। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखती हूँ, ना कि बहू। ये सुनकर सावित्री को अच्छा लगता है। सावित्री जब विक्रम की तरफ देखती है तो वो उसे अपनी बेटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगता है। विक्रम एक इंजीनियर था और अच्छी खासी तनख्वाह भी कमाता था। सब कुछ देखने के बाद सावित्री रिश्ते की बात को पक्का कर देती है और बहुत जल्द शादी की तारीख भी रख दी जाती है। उससे पहले सावित्री अपनी बेटी को अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखाती है। जो भी कहो, शादी के चलते ही सही मुझे अपनी बेटी के हाथों का इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने को तो मिला। माँ, आप भी ना, कोई बात नहीं, उठा लो फायदा मेरे खाना बनाने का। आप भी क्या याद रखोगे कि आपकी बेटी ने आपको अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाया था शादी से पहले। आनंदी की ये बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन आनंदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो सुबह सुबह सो रही होती है। अरे बेटी, अभी तक सो रही हो? तुम्हारी आज शादी है, जल्दी से उठ जाओ। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सावित्री आनंदी का माथा छूकर देखती है। हे भगवान, तुम्हें तो 104 बुखार है। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं माँ, डॉक्टर को रहने दीजिए आप, बस मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दीजिए, उसे ही पीकर मेरा बुखार उतर जाएगा। आनंदी सावित्री को डॉक्टर को बुलाने नहीं देती, जिसके बाद आनंदी शाम तक बारात आने से पहले तैयार हो जाती है और अब आनंदी की शादी 104 बुखार में ही हो जाती है और वो बहुत थकी थकी नजर आती है। लेकिन मेकअप की वजह से उसकी बीमारी का किसी को पता ही नहीं चला। शादी के 7 फेरे लेकर वो विक्रम के साथ अपने ससुराल आती है, जहां उसका बहुत प्यार से गृह प्रवेश किया जाता है। हाँ जाओ देवरानी जी, आपका इस घर में स्वागत है। बहुत सुंदर लग रही हो आप। गृह प्रवेश के दौरान आनंदी को हल्के फुल्के चक्कर आते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। बड़ी बहू, चलो जल्दी से कंगना खोलने की और दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म की तैयारी करो। शादी के बाद आनंदी को शादी के बाद वाली रस्में भी करनी पड़ती हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा थक जाती है। थक कर जब वो अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। लगता है आनंदी बहुत ज्यादा थक गई है, इसे सोने देता हूँ। वैसे भी कल बेचारी को रसोई की रस्म भी करनी है। विक्रम आराम से सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तभी आनंदी को 104 बुखार होता है। वो तैयार होकर सुबह समय पर कमरे से बाहर आ जाती है। उसे देखते ही वैजंती कहती है, अच्छा हुआ बहू तू समय पर उठ गई। चलो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में चलो। दरअसल माँ जी, मैं ये कह रही थी। हाँ मुझे पता है, तुम रसोई के बारे में ही पूछने वाली हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें रसोई के हर एक कोने के बारे में बता दूंगी। वैजंती आनंदी को रसोई में लेकर आती है और उसे रसोई की हर एक चीज के बारे में समझा देती है। बहू, अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। मैं फिलहाल अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम पहले मीठे में बना लेना और उसके बाद सभी के लिए नाश्ता और खाना बना लेना। अब बेचारी आनंदी को 104 बुखार में इतना सब कुछ बनाना था। वो चुपचाप बुखार में भी खाना बनाना शुरू कर देती है। उसे 104 बुखार में ठंड भी बहुत लगती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर खाना बनाती रहती है। चलो, मीठे में हलवा बन गया और खाने में सभी के लिए पनीर पूरी की सब्जी बन गई। साथ में मैं थोड़ा सा रायता भी बना ही लिया। पता नहीं ससुराल वालों को कैसा लगेगा। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे आनंदी बहू, अभी तक खाना नहीं बनाया है क्या? सब लोग यहाँ नाश्ते के इंतजार में बैठे हुए हैं। अभी लेकर आ रही हूँ माँ जी। आनंदी एक के बाद एक इतना सारा खाना टेबल पर लगा देती है और उसकी जेठानी उषा अपनी कुर्सी से जरा भी नहीं हिलती, जिसकी वजह से सारे काम आनंदी को ही करने पड़ते हैं।
खाना बहुत स्वादिष्ट बना होता है, जिसके चलते घर में सभी लोग आनंदी की तारीफ करने लगते हैं। क्या बात है बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। जेठानी जी ने खाना तो सच में लाजवाब बनाया है। हाँ, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। सब लोग आनंदी को उसका नेक देते हैं, जिसके बाद आनंदी थोड़ी देर आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। वो 104 बुखार में बिना दवाई लिए बिस्तर में लेट जाती है, क्योंकि सुबह ही विक्रम अपने ऑफिस निकल गया था। अब वो अपनी बीमारी के लिए किसको बताती। जब शाम को विक्रम ऑफिस से वापस आता है तो वो कमरे में आनंदी को लेटे देखता है। अरे क्या हुआ, अभी तक सो रही हो, शाम हो गई है। आनंदी की थकी हुई शक्ल देखकर विक्रम को समझ आ जाता है जैसे उसकी तबीयत खराब है। अरे ये क्या, तुम्हारी तो तबीयत खराब है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे बुखार है शायद। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, रुको मैं थर्मामीटर से देखता हूं। विक्रम थर्मामीटर लगाकर देखता है तो आनंदी को 104 बुखार आता है। अरे तुम्हें तो 104 बुखार है, चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा कर लाता हूं। विक्रम आनंदी को दवाई दिलाने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वैजंती उसे रोक देती है। वाह बेटा, अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम अभी से बाहर ले जाने लगे बहू को। सुनो, बहू को अभी कहीं मत लेकर जाओ, उसे खाना बनाना है। माँ, आज आनंदी की तबीयत खराब है, उसको 104 बुखार है, आप भाभी से ही खाना बनवा लीजिए। ये सुनकर उषा और वैजंती दोनों ही मुंह बना लेती हैं। ये लो जी, आए हुए अभी 2 दिन नहीं हुए और इन्होंने बीमारी के बहाने बनाने शुरू कर दिए। ऐसे तो मैंने भी नहीं किया था। नहीं बेटा नहीं, बुखार ही तो है, ये तो दवाई से उतर जाएगा। लेकिन आनंदी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, हम सबको तो उसी के हाथों का खाना खाना है। वैजंती के कहने पर आनंदी विक्रम से कहती है, चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। आनंदी रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है। तो यहाँ पर वैजंती और उषा दोनों खाने की लिस्ट लेकर आ जाती हैं। बहू आज भरवा करेले बना लेना और साथ में सलाद और रायता भी। देखो मेरे बच्चों के लिए तो थोड़ा कम मसाले वाला खाना बना देना और हमारे लिए पनीर की सब्जी और पुलाव छोले पूरी बना लेना। पनीर तुम बहुत अच्छा बनाती हो। इतना कहकर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है और मेरी सास जेठानी दोनों खाने की फरमाइश कर रही हैं। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। आनंदी चुपचाप 104 बुखार में खाना बनाना शुरू कर देती है। उसे बहुत दिक्कत होती है और उसकी तबीयत धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी बेचारी हिम्मत जुटाकर सबके लिए खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। अब ऐसा रोजाना चलने लगता है। रोजाना ही बेचारी आनंदी 104 बुखार में सभी के लिए खाना बनाती है, लेकिन एक दिन अचानक से वो रसोई में खाना बनाते बनाते बेहोश हो जाती है। अरे देवरानी जी, ये क्या, देवरानी जी तो बेहोश हो गई। माँ जी कहाँ हो आप? विक्रम जल्दी से यहाँ पर आओ। सारा परिवार रसोई में इकट्ठा हो जाता है। विक्रम किसी तरह आनंदी को सहारा लगाकर उठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कहते हैं, मरीज को टाइफाइड हो गया है, कई दिनों से इन्हें बुखार था, आप लोगों की लापरवाही की वजह से टाइफाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, इन्हें 104 बुखार था, लेकिन मुझे लगा था कि माँ ने मेरी पत्नी को दवाई दिला दी होगी। डॉक्टर साहब मेरी पत्नी का इलाज कीजिए, उसे पहले की तरह ही ठीक कर दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर उषा और वैजंती को अपनी गलती का एहसास होता है। डॉक्टर साहब, हम सभी से बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप बस हमारी बहू को किसी भी तरह पहले की तरह ठीक कर दीजिए। इलाज शुरू हो गया है, कुछ दिनों में आपकी बहू ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। टाइफाइड में आनंदी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, लेकिन इलाज के दौरान उसका बुखार उतर जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है। जब वो वापस अस्पताल से ससुराल आती है तो अब उसकी जेठानी और सास आगे से सारे काम करके रखती हैं और उसे ज्यादा काम नहीं करवाती, जिसके चलते आनंदी अपने ससुराल में अब खुशी खुशी रहने लगती है।